नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप प्रताप सिंह और आप आज देख रहे हैं घटना सार जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसकी टेस्ट सीरीज का दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन। जी हां, दूसरा जो टेस्ट हुआ था जिसमें 45 आपके प्रश्न थे और वहां से मैक्सिमम कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे हमने उन्हें इस सीरीज में शामिल किया था। अब कितना आप कर पाए, उसमें कहां गलती रह गई, ये हम विश्लेषण कर लेंगे आपके टेस्ट रिजल्ट को देखते हुए। फिलहाल आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा कि घटना सार के बहुत विविध तथ्य और दृष्टि का भी दूसरा मैं बैच लॉन्च कर दूंगा। तो वहां करने के बाद आपके करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है विशेष करके पीसीएस में और आरओआर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरा टॉपिक था, टेस्ट नंबर 2 था। टॉपिक था इसका राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। ठीक है, अब इसमें हमने पहला जो प्रश्न लिया था वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यानी 4 कथन दे रखे हैं और उससे पूछा कौन सा कथन असत्य है। आप इस तरह से लगाएंगे क्या पूछा असत्य है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री की समिति करेगी। देखिए, अभी जो विधेयक आया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं संविधान की भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए अभी सरकार विधेयक लेके आई है। अब उस विधेयक में एक समिति बनाई गई है जिसमें कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, ये समिति सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान रखना, कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री से बनी हुई समिति की सिफारिश पर। तो ये पहला ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। पहले लाइन में दिखाई दे रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 लोकसभा में 12 दिसंबर को पारित किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान अनुच्छेद 326 फर्स्ट में है। अब देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 ये लोकसभा में 12 दिसंबर को नहीं है, ये आपका 21 दिसंबर को पारित किया गया था। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान की अगर हम बात करें तो संविधान के 326(1) में नहीं है, ये 324(2) में इसका उल्लेख किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं ये तीनों कथन इसके क्या हो गए, असत्य हो गए। तो सीधे सीधा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इनमें उपयुक्त सभी कथन जो हैं आपके असत्य हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहां भी कथन असत्य पूछा गया है। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी 198/26 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। ये तो भाई ठीक है। इसमें केंद्र सरकार को अपीली अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। यह भी आपका कथन सत्य है। इसमें अपीली अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर के 67 वर्ष कर दी गई है। बच्चों ये भी आपका पॉइंट आपका सही हो गया। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष तक की गई है। यहां पर ही गलत है, ये 45 नहीं है बच्चों, ये कितना है, 50 वर्ष है। इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चले तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सुमेलित है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी उप मुख्यमंत्री की लिस्ट पूछी जा सकती है, राज्यपाल की पूछी जा सकती है, वहां पर आपकी विधानसभा लोकसभा की सीट है वहां पूछी जा सकती है और विधान परिषद के अध्यक्ष इन 5 के भी पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। खैर मैं आपको बताता हूं प्रश्न अभी फिलहाल क्या है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सुमेलित है। एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरे सेक्शन में दे रखा है उप मुख्यमंत्री है। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो जगदीश देवड़ा है। वेरी गुड, ये जगदीश देवड़ा वहां के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान भट्टी विक्रमार, ठीक है, ध्यान रखना ये ऑप्शन आपका गलत है।
क्यों गलत है कि ये जो उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमांक, ये तेलंगाना के हैं। कहां के हैं? तेलंगाना के आपके उप मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, ये उप मुख्यमंत्री नहीं है, ये क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हालांकि ऊपर वाला तो आंसर आ गया है, फिर भी आप समझ लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव राय कौन है? ये भी वहां के क्या है? सीएम है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? आपका ए हो गया। अगर आपने ए लगाया है तो गुड। अब प्रश्न संख्या हम 4 की तरफ चलते हैं। तो मिजोरम चुनाव से, यहां से प्रश्न बनने की प्रबल चांसेस है। मिजोरम चुनाव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जेडपीएम ने 7 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की। यह कथन 2 बच्चा सही है। यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा मिजोरम में कितनी सीटें? 40 है विधानसभा की, और 27 सीटें पे कौन जीता है? जेडपीएम जीती है। जेराम पीपुल्स मूवमेंट के नेता हैं लाल दोहोमा, ये अधिकारी भी रहे हैं और ये राज्य के 6वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये कथन भी आपका क्या है बच्चों? ये आपका सत्य है। अब जेडपीएम को 2017 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। यही गलत है, ये 2017 नहीं है बच्चों, ये 2019 में है। तो यानी ये ऑप्शन 3 इसका गलत हो गया। अब पूछा क्या है? कौन सा कथन असत्य है? 1 और 3 तो सत्य है, 1 तो इसमें सत्य है, ये नहीं होगा, और केवल एक ही ऑप्शन है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कथन 3 इसमें क्या है? असत्य है। ठीक है, अब देख लेना, आप अपनी बुकलेट को देख लीजिएगा और आपने जो टिक लगाए हैं उसको देख लीजिएगा कि कहां से गलती हो रही है और कैसे इस तरह के प्रश्नों को बारीकी से पकड़ा जाता है, डेटा को कैसे पकड़ा जाता है, कोई अनुच्छेद है तो उसको कैसे समझा जाता है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगरतला यानी त्रिपुरा की राजधानी है, और अखाउरा के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। बच्चों ये तो कथन आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए इस डबल गेज रेल लिंक में 5.46 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में और 6.78 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में है, अर्थात इंडिया में है। इस कथन को हम बारीकी से देखेंगे तो जो 5.46 जो किलोमीटर है ये अभी का बांग्लादेश में नहीं है, यहां पर है 6.78 किलोमीटर, और जबकि त्रिपुरा में यानी त्रिपुरा में जो लंबाई है वो बच्चों है 5.46 किलोमीटर, यानी डायमेंशन इसमें अलग कर दिया गया है। इस दृष्टि से कथन 2 जो है वो आपका गलत हो जाएगा। 1320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना एनटीपीसी और पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिलकर की गई है। हाँ बच्चों, ये आपका सत्य है। अब पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो यानी इसका 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन कहां है? ए ऑप्शन इसका सही है, यानी 1 और 3 कथन सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या हम 7 की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सॉरी, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? आने की प्रबल संभावना है, और इसका सीधा सीधा राइट आंसर है डी ऑप्शन है, तेलंगाना में। नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में है ये प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि जोन 1 यानी उत्तरी राज्य, जोन 2 पश्चिमी राज्य और जोन 3 आपके दक्षिणी राज्य है। डेल्टा रैंक में जोन का बहुत बड़ा महत्व है, 6 जोन का डिवाइडेशन है। अगर हम देख लें, जोन 1 में उत्तरी राज्य नहीं है, इसमें कौन से पहाड़ी राज्य हैं? कौन से पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर के राज्य हैं जोन 1 में। ठीक है, जोन 2 की हम बात करें तो जोन 2 में जो है बच्चों ये पश्चिमी राज्य नहीं है, यहां कैसे हैं? उत्तरी राज्य हैं। कैसे हैं? उत्तरी राज्य है। जोन 3 में दक्षिणी भारत है, ये बात सही है। तो इस तरह से आपका केवल एक जो है तीसरा कथन है वो सत्य है, और 2 क्या हो गए? असत्य हो गए। पूछा क्या है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल 3 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब यहां पर प्रश्न पूछ लेता है कि जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया जोन 1 में आपके पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य हैं, जोन 2 में आपके उत्तरी राज्य हैं, और जोन 3 में आपके दक्षिणी भारत के राज्य हैं। अब मैं जोन 4 की बात कर लेता हूं। जोन 4, 5 एंड 6 है। ठीक है,
तो चार में कौन से हैं? चार में आपके पश्चिमी भारत के राज्य हैं। कौन से? पश्चिमी भारत के राज्य हैं, ठीक है। और पांचवें में जो है वो मध्य भारत के राज्य हैं। पांचवें किसके हैं? मध्य भारत के आपके राज्य हैं। और छठवें में जो है वो पूर्वी भारत के राज्य हैं। किसके? पूर्वी भारत के राज्य हैं। तो इस तरह से आपको यह रैंक अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, चलचित्रो एखॉन, मॉन पोंटोंगो और कैचिंग डस्ट। देखिए, जब भी आपका मूवी का कोई महोत्सव होता है या कोई आयोजन होता है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये कौन सा है? ये 29वां है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो इसका तो राइट आंसर है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जो कि इजराइल की मूवी है। किसकी है? इजराइल की मूवी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आया चलचित्रो एखॉन, ठीक है। तो जो चलचित्रो जो एखॉन है, इसे क्या मिला है? तो चलचित्रो एखॉन को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। क्या मिला है? स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मॉन पोंटोंगो की बात करें। मॉन पोंटोंगो क्या है? बंगाली श्रेणी में। किसमें बच्चों? बंगाली श्रेणी में, बंगाली पैनोरमा की श्रेणी में, पैनोरमा की श्रेणी में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये मिला है, ठीक है। अब डी की बात करें तो कैचिंग डस्ट है। देखिए कैचिंग डस्ट का जो संबंध है, ठीक है, तो जो आपका 54वां, अभी 54वां जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो कहां हुआ है? पणजी में हुआ है। ध्यान रखना, ये कोलकाता है और ये पणजी में हुआ, गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। तो वहां की ये ओपनिंग मूवी थी। कौन सी? कैचिंग डस्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके चार ऑप्शन के बारे में बताया और राइट आंसर इसका क्या था? ए था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। चलिए अब बात करते हैं गोगेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये भूटान का प्रोजेक्ट है और ये असम की सीमा के पास बना रहा है। भूटान 1000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया को घेरते हुए एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इनका, भूटान का। तो किसके साथ है? ये असम के साथ में है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 10वें का डी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके घटना सार से ही लिए गए हैं। ये जो घटना सार है इसकी मास्टरी कर लो। अगर ये प्रश्न आप हल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है ये किताब आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। ये किताब ऑप्लस दृष्टि आ जाएगी, वो दोनों को मैं अच्छी तरह से करा दूंगा। अभी 30 दिन आपके पास में है, इतनी परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। अगर आपने अभी भी हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। अपना मूल्यांकन जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह से हमने पहली बार घटना सार पर आधारित टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। चैप्टर वाइज चैप्टर है, 8 टेस्ट हैं इसमें चैप्टर वाइज और 2 फुल टेस्ट हैं। इस तरह से लगभग सारे पॉइंट को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद भी मैं उसमें से और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। वो टेस्ट सीरीज में द्वारा बना दूंगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन तब तक आप ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो, लुप्तप्राय साइबेरिया बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 में पहले सप्ताह में किस पार्क में पहुंचा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, बरदा नेशनल पार्क, पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। बच्चों इसका जो राइट आंसर है पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क है। और ये जो साइबेरियन बाघ हैं वो कहां से आए हैं? तो ये आए हैं साइप्रस से। ध्यान रखना, यहां गलत मत कर दीजिएगा। कहां से आए? साइप्रस है। और साइप्रस की राजधानी क्या है? ये कूट बयान करने को आ जाती है, तो उसकी राजधानी आपकी क्या है? निकोशिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न संख्या 12 की है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन, गुजरात के गरबा नृत्य को जनवरी 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। बारीकी से आप देखिएगा, गुजरात गरबा नृत्य सही है, गरबा नृत्य गुजरात का है। जनवरी 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय, भैया ये जनवरी नहीं है, ये क्या है?
ये दिसंबर में घोषित किया गया है। किसमें? दिसंबर में घोषित किया गया है। तो यानी पहला ऑप्शन तो भैया इसका गलत हो गया। गरमानत इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। बिल्कुल राइट है। गरबानत सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। वेरी गुड, ये भी सही है। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला ए ऑप्शन है, यही गलत है इसका। ठीक है, बाकी तीनों जो कथन थे वो क्या है आपके सही है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अब प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। तो विलियम समोई रूटो कवाए हैं भारत में, जिग्मे खेसर वांगचुक जो कि भूटान के कवाए हैं, सामे सुलू हसन। देखिए विलियम समोई रूटो है वो आपके 4 से 6 दिसंबर 2023 में भारत में आए। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस किस देश के संबंधित प्रतिनिधि हैं, शासक हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के बताइएगा। और ये सीधा डिट्टो मैंने आपको सारे प्रश्न ही हैं जो आपके घटना साल से उठाए हुए हैं। अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं तो डेफिनेट इसमें आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। खैर, विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर को आए हैं। जिग्मे खेसर वांगचुक 3 नवंबर 2023 को, ये भी सही है। ठीक है, यानी ये ऐसे मिलेगा। सामिया सुलू हसन ये 8 से 10 अक्टूबर, ये भी सही है आपका। और रानिल विक्रम सिंह ये आपके 20 से 21 जुलाई 2023 को आए हैं। यानी सीधा सीधा मैं ए बी सी और अगर डी लिखूं तो ए के ऑप्शन में आएगा 4, ठीक है, बी के ऑप्शन में आएगा 3, 3 के ऑप्शन में आएगा, सी के ऑप्शन आएगा 3, नो सॉरी ये बी का 2 आएगा, सॉरी क्या आएगा, बी का 2 आएगा, 3 आएगा और डी का क्या हो जाएगा, डी का आएगा 1 आएगा। 4 2 3 1 कौन सा है, 4 2 3 1 है, ये ए ऑप्शन इसका बच्चों सही है। इस तरह से आप लिखेंगे या लिखने के बाद आप मैच करेंगे, इससे आप की जो गलती होने की संभावना है बहुत कम हो जाएगी और लगभग नहीं होगी अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो। अब प्रश्न संख्या 14 की हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला कौन सा शहर प्रथम है। भारत का कौन सा शहर है? दिल्ली, पुणे, इंदौर और बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला प्रथम शहर कौन सा है? ये भारत के संदर्भ में पूछा है, भारत का कौन सा है? तो देखिए दिल्ली, पुणे, इंदौर और बेंगलुरु, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है बेंगलुरु। अब यहां से ये प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई है। आईआईटी मद्रास ने कहां पर अपने परिसर की स्थापना की है? जंजीबार, कीनिया, युगांडा और तंजानिया, यानी देश से बाहर अपना परिसर स्थापित किया है आईआईटी ने। जंजीबार, कीनिया, युगांडा और तंजानिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये जंजीबार है ये लौंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौंग मसालों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या अगर हम 16 को देखें तो देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो देखिए भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। सही बात है। इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा से, ये डेट भी आपकी एक्यूरेट है, LBM-4M के थर्ड, बस यही गलत हो गया, क्या होगा, LBM ये थर्ड है और M के जो है वो आपका फोर्थ है। ठीक है, इसके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुआ, यानी बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। वेरी गुड। ठीक है, विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा उन्होंने की है। ठीक है, यह भी क्या है, यह भी कथन आपका क्या है, आपका सत्य है। तो सीधा सीधा मतलब है कि इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत था, वही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। बच्चों यह कथन आपका सत्य है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है, यह भी आपका बच्चों सही है।
नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का सदस्य बन गया था, यह भी सही है। अब पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी कथन क्या है? आपके सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 की हम बात चल लेते हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? ठीक है, तो देखिए 42, 43, 41 और 45। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 42 है। देखिए यहां विश्व धरोहर सूची की अगर हम बात कर लेते हैं तो सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, रियाद में क्या हुआ? यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था। और ये कब हुआ है? 10 से 25 सितंबर को। कब हुआ है? 10 से लेकर के 25 सितंबर 2023 को ये हुआ था। और यहां पर क्या है? दो जो स्थल है भारत के, उनको यह शामिल कर लिया गया। कौन कौन से हैं? एक तो है शांति निकेतन। कौन सा? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? शांति निकेतन। और दूसरा जो था वो था आपका होयसल मंदिर। कौन से? होयसल मंदिर समूह को इसमें शामिल किया गया है। इस मंदिर समूह की हम बात करें तो इसमें हेलेबिट मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। सोमनाथपुर मंदिर है, सोमनाथ गुजरात वाला नहीं है, सोमनाथपुर मंदिर है। ठीक है, हेलेबिट है, सोमनाथपुर है और बेलूर है। कौन सी है? बेलूर है, बेलूर के मंदिर है। तो ये इन सब को होयसल मंदिर समूह कहा जाता है। और इन दोनों को क्या है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अब बात करें हमारे कितने हो गए? 42 हो गए। अब 42 जो है उसमें देखिए कितने प्राकृतिक हैं? तो 7 आपकी प्राकृतिक साइट है। कैसी? 7 आपकी कैसी हैं? प्राकृतिक जो साइट है। और 34 कैसी है? 34 आपकी क्या है? सांस्कृतिक है, कल्चरल वाली है। कितने हो गए? 7 और 4 11 और 41 और एक क्या है? मिश्रित है। कैसी साइट है? मिश्रित साइट है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए, है ना? तो ये कहीं कहीं फंसा देता है बच्चे। बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े कब जारी किए गए थे? फैक्चुअल क्वेश्चन था, सीधा डिट्टो पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, वो है 2 अक्टूबर 2023 की बात करें। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया था? ये तो डेट आपको रटी होनी चाहिए, वो है आपकी 9 से 10 सितंबर 2023। ये कौन सा था? 18वां G20 था। 19वां कहां होगा? 19वां होगा ब्राजील में होगा। और वसुधैव कुटुंबकम क्या थी इसकी थीम थी। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए G20 का। तो मुझे लगता है प्रश्न यहां से आना ही चाहिए इस साल। महिला आरक्षण विधेयक किस केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी है। पुदुचेरी पर महिला आरक्षण बिल अभी लागू नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे सुरक्षित शीर्ष 4 शहरों में शामिल नहीं है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। तो देखना यहां पर आपका सी ऑप्शन है, बेंगलुरु इसमें शामिल नहीं है। पहली रैंक किसकी है सुरक्षित में? कोलकाता की है। पहले स्थान किसका है? कोलकाता का है। दूसरा हम बात करें तो बच्चों इसका है चेन्नई का है। ठीक है, 3 की बात करें तो ये कोयम्बटूर है। क्या है? कोयम्बटूर है। और चौथी की बात करें तो सूरत है। और धरना टॉप 10 में यूपी का कोई भी सिटी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या अगर हम बात करें 23 की, 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ये बाघों की संख्या बात कर रहा है। राज्य और बाघों की संख्या है। हर साल 4 साल में बाघों की गणना होती है। पिछली बार 2018 में हुई थी और इस बार 2022 में हुई है। उसके आंकड़े आए हैं। तो देखो कर्नाटक 563, ये तो सही है। उत्तराखंड 560, ये भी सही है। महाराष्ट्र 444, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश 213, ये आपका बच्चों गलत है। एंड डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो फिर यूपी में कितने हैं? ठीक है, यूपी में है आपके 205। यूपी में जो टाइगर रिजर्व में 4 हैं और इनमें बाघों की संख्या जो है वो कितनी है? 205 है। आई थिंक इस बात को समझ लिया होगा आपने। अब ये इस जनगणना की दृष्टि से अगर देखा जाए, सॉरी बाघों की गणना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? तो वो है एमपी में। कहां पर है? एमपी में है। और इसीलिए एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका? दूसरे नंबर पे आपका है कर्नाटक है। कौन सा है? दूसरे नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक है। तीसरे नंबर की हम बात करें बच्चों तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आपका बच्चों ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ये टॉप 4 आपके बाघ स्टेट है, एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ठीक है। अब यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी का आपका 8वां स्थान है, यानी बाघों की गणना की दृष्टि से यूपी 8वें नंबर पर आता है। चलिए प्रश्न संख्या हम 24 की बात कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी कितनी वार्षिक दर से बढ़ी है? 6.1, यही आंसर सही है। 6.1 वार्षिक सालाना दर से ये आबादी बढ़ी है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया है? तो उसका है गजराज सुरक्षा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। COP20 अब देखिए प्रश्न संख्या 26 है, COP20 समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? रियाद, नैरोबी, सिडनी और दुबई। इसका जो राइट आंसर है वो दुबई है। इसको अच्छी तरह से डिटेल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वो उसको देख लीजिएगा। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया गया बच्चों? तो ये इसका ऑप्शन ए है, वो है आपका नागालैंड है। तीसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एन उत्तम कुमार रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, अनुमुला रेवंत रेड्डी और डी के शिव कुमार। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। जो अनुमुला रेवंत रेड्डी है, ये क्या है? ये तेलंगाना के नए सीएम बनाए गए हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है ना? तो प्रीतिनान सोनीसारंग, अच्युता कृष्णमूर्ति। यही आपका आंसर क्या है? अच्युता कृष्णमूर्ति है। ये भी 5 स्टार रेटिंग है मेरे अकॉर्डिंग, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो इसका उदाहरण भी आपको दिया जा सकता है। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सुंदर पिचाई, टिम कुक, सैम अल्टमैन और सत्या नडेला। इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो है आपका सैम अल्टमैन। मरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, किस देश में ये स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 की बात करें, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 में बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? अमिताभ घोष, किरण देसाई, सलमान रश्दी और नितिन साहनी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नितिन साहनी, डी ऑप्शन है। प्रश्न संख्या हम 33 की तरफ चले। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण यानी पीआरपी विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ना चाहिए, इसके डेटा को चेक करना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को प्रतिस्थापित करना है, जो देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। बच्चों ये आपका सही आंसर है। विधेयक के अनुसार डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों को कार्य करने के लिए एक बार पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, यह भी सही है। यह आतंकवाद, अवैध गतिविधियों या राज्य की सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी दोषी व्यक्ति द्वारा किसी भी पत्रिका के प्रकाशन पर रोक लगाता है। इसके तीनों जो ऑप्शन है बच्चों वो सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी तीनों कथन क्या है आपके सही हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे हम देखें तो प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडेक्स या उसको जारी करने वाली संस्था का नाम लगातार 4-5 साल से पूछा जा रहा है, उसी के अंतर्गत कौन सी है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंकिंग पर्यवेक्षण परवेशल समिति, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF जारी करता है। यह भी अच्छा प्रश्न था। अर्थशास्त्री के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार यानी आर्थिक विज्ञान में स्वरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को उनके किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? पहली बात है किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, और बैंकों और वित्तीय संकटों पर अनुसंधान के लिए, या नीलामी सिद्धांत के लिए, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए, या महिला श्रम बल भागीदारी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। निम्न में कौन सा युद्धपोत वियतनाम को अभी सौंपा गया है? INS सुदर्शन,
INS सह्याद्री, INS कृपाण और INS सुविधा। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। INS कृपाण अभी हाल में ही सौंपा गया है। चलिए बात करें 37वीं का, नव स्पर्श दीप्तम ईगल का संबंध किस ग्रंथ से है? अभी हाल में जो वायुसेना ने इसे अपना वाक्य बनाया है, ध्येय वाक्य बनाया है, और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भगवत गीता है और 11वें अध्याय से है। तो इसका राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन कहां से किया गया है? रांची, शहडोल, भोपाल और नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन है, वो क्या है? आपका शहडोल है। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? इंदौर, बेंगलोर, लखनऊ और चंडीगढ़। इसका ए ऑप्शन सही है, वो है आपका इंदौर। किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे हम देखें तो प्रश्न संख्या 41 मिलेगा। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन की जो थीम क्या थी? सुरक्षित एससीओ की ओर, एससीओ परिवार सुरक्षा और समावेशी विकास, हरित हाइड्रोजन और एससीओ न्यू संकल्प की ओर। इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। यह भी 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है, यहां से पूछा जा सकता है। सुपर कंप्यूटर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? फ्रंटियर अमेरिका, ये तो सही है। लूमी फिनलैंड, ये भी आपका सही है। फुगाकू जापान, ये भी आपका सही है। लेकिन जियोनी फूका इटली, ये यहाँ का नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। शिक्षा पर राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने अभी हाल में जारी किया है? सीबीएसई, यूजीसी, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय। बच्चों तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोरिंग स्टोर किस नगर में स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन है श्रीनगर, जो डल झील के किनारे है। डी ऑप्शन इसका सही है। स्वरवेद क्या है? एआई आधारित कैंसर चिकित्सा उपकरण, पंचकर्म पद्धति, ध्यान केंद्र। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका ध्यान केंद्र है। वाराणसी में ये इसका उद्घाटन हुआ है और बहुत बड़ा ये ध्यान केंद्र बन रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपना एक साथ बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। ये इस तरह से ये आपके 45 क्वेश्चन थे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे 10 से लेकर के रात को 10 बजे से लेकर के 10:15 तक आप अपनी आंसर शीट को हमारे ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं। जो आंसर बच्चे पेस्ट करते हैं हमारी टीम वो उसी को ही देखती है। कोई भी समस्या हो तो आप 8604987816 पर संपर्क कर सकते हैं। इस टेस्ट का हालांकि मेरा ये कह रखा हुआ था कि टारगेट 40 होगा। अगर आपके 40 सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको भेजना, तो मैं आपको एक अपने स्पेशल जो ग्रुप है उस पर जोड़ दूंगा। एक बात थोड़ा सा मैं आपको और इंट्रोडक्शन कर देता हूं कि घटना सार की जो टेस्ट सीरीज है ये हम लोग चला रहे हैं। इसमें हम आपको 10 टेस्ट देंगे, 8 टॉपिक होंगे और 2 आपके फुल टेस्ट होंगे। यानी घटना सार मैगजीन को लेकर के हमने इसको बनाया हुआ है। तो कितने होंगे इसमें? 10 टेस्ट होंगे और मात्र 100 रुपए में ये आपको मिलेगा। देखिए क्या वो घटता बढ़ता रहता है, छूट भी मिलती रहती है। अभी तक मैं इस पर 100 रुपये में चला रहा था, तो जब भी आपको देखिए 100 मिले या 125 मिले या कभी कभी 70 रुपये है, वो डिपेंड करता है कि हर दिन कैसा हम लोग चेंज करते रहते हैं। ऑफर में आता है तो जहाँ कम मिले आप उसमें एंटर कर जाइएगा और इतनी बड़ी कोई धनराशि भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने इसको समझा होगा। अगला जो टेस्ट है यानी 10 तारीख को वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी का है। अच्छी तरह से तैयार करके आइएगा और उसको देख लीजिएगा। ये आपका आज का जो सॉल्यूशन था, आशा है आपने अच्छा किया होगा, अच्छा स्कोर किया होगा। अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है, अगर मान लो 30 से नीचे आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस किताब को पुनः पढ़ने की जरूरत है। उस टॉपिक को पुनः पढ़ने की जरूरत है कि आपसे ये कैसे मिस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।